ओके, स्टार्ट कर रहे हैं आज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में करा था उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, उसी को आगे कुछ कंटिन्यू कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर उसके बाद आज आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले लेट्स से क्वेश्चन है, सभी अपना पेन नोटबुक निकाल के बैठो। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन हमने इक्वेशन लिखी थी। अगर आपका जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होता है, लेट्स से अगर लिखा है sin x इक्वल टू sin y, तो क्या होता था, कोई बताएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होता था? n pi plus minus 1 raised to power n and y. Right, minus 1 raised to power n into my y, where when n belongs to any integer. और अगर cos x इक्वल टू क्या cos y होता था, तो 2n pi plus minus y. प्लस माइनस y, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ठीक है। और tan x इक्वल टू tan y में n pi plus y. plus y. n pi प्लस y है ना, बस Yes, yes. ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको पता होगा कि आपको फैक्टराइज कर कर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड जनरल सॉल्यूशन निकालने। और अगर आपको बता दिया उसने कि x कहां से कहां तक है, तो उसी रेंज में ही आपके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो लेट्स ऐसे दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x इन 0 से 2 पाई, क्लोज ब्रैकेट बना दिया, फॉर विच 2 साइन क्यूब x माइनस का 7 साइन स्क्वायर x प्लस 7 साइन x इज इक्वल टू 2, ये बोल दिया। तो आपको दिख रहा है कि क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट? तो क्यूबिक इक्वेशन को याद है हम क्या करते थे सबसे पहले? क्या करेंगे सबसे पहले, बताओ एक जना, क्या करेंगे सबसे पहले? फैक्टराइज करेंगे, राइट? तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ x मतलब साइन x की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे कि पूरा आंसर क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, राइट? तो आपने देखा कि साइन x की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो तो 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 0 आ जाएगा, राइट? Yes. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइन x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। कोई बताएगा दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका? क्या करते थे हम, डिवाइड करते थे ना, तो डिवाइड करके एक जना बताएगा। मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। कैसे बताया था मैंने कहा था साइन एक्स, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और आपका जो फैक्टर यहाँ आपने लिखा है वो लीनियर है, साइन एक्स माइनस 1, तो साइन स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आएगी, एक साइन एक्स आएगा और कुछ कांस्टेंट आएगा। अब साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ क्या आएगा? साइन स्क्वायर के साथ क्या लिख दें कोएफिशिएंट में? 2 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन क्यूब लिखा हुआ, तो 2 आएगा, वेरी गुड। और लास्ट में कांस्टेंट क्या लिख दें? यहाँ पर -1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? +2, राइट? Yes. क्योंकि -1 को आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका -2 आएगा। और बीच वाला जो होता था कोएफिशिएंट, उसके लिए मैंने बताया था या तो इसका कोएफिशिएंट कंसीडर कर लो या इसका। तो अगर आप लेट से बोलो किसका कोएफिशिएंट कंसीडर करें, साइन स्क्वायर का या साइन एक्स का? साइन स्क्वायर का चलो कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट -7, लेकिन हमारा जो है कोएफिशिएंट वो क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो ऐसे आएगा, एक तो कोएफिशिएंट ऐसे आएगा आपका, साइन को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? साइन एक्स से, एक तो ऐसे आएगा मल्टीप्लाई करके, और एक -1 को जब मल्टीप्लाई जब किससे करोगे? साइन स्क्वायर से करोगे, राइट? है ना? ये दो तरह से आएगा ना कोएफिशिएंट आपका, एक तो साइन एक्स को साइन एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करके और -1 को साइन स्क्वायर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके। तो फिर कैसे लिखे आप? हमने मान लिया यहाँ पर a है प्लस a कोएफिशिएंट, तो क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट? एक तो साइन एक्स इंटू a साइन एक्स, a साइन स्क्वायर हो जाएगा, और -1 को 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट आ रहा है a -2 साइन स्क्वायर का, और राइट साइड पे -7 है ना, ठीक है? तो क्या होएगा? a की वैल्यू -5 होगी, राइट? क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर आप डायरेक्टली, मतलब ये चीज रफ में कर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर -5, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब डिवाइड करना, ठीक है? क्योंकि 2 और +2 तो बहुत इजीली निकल गया, बीच वाला भी आ गया इजीली। अच्छा, अब क्या मिडिल स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, बताओ? मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करके -5 हो जाएगी ना, माइनस का 4 माइनस का 1 है ना, क्लियर? Yes, sir. तो क्या आ गया आपका आंसर? 2 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन, साइन एक्स -2, तो पूरा फैक्टराइज हो गया, साइन एक्स -1, तो साइन एक्स -1 आ रहा है, 2 साइन एक्स -1 आ रहा है, और साइन एक्स -2 आ रहा है। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई साइन एक्स की? 1 आ गई, हाफ आ गई और 2 आ गई,
इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है साइन एक्स की? 2 2 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज होता था वो भी आपको पता है -1 से 1 तक ही आता है, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दो आंसर आए हैं मेरे, एक आया साइन एक्स इक्वल टू 1 और एक आया साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अब आपको ये वाली वैल्यूज जो आई हैं इनके लिए आपको क्या ढूंढना है? जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन के बाद आप उसको एंगल को सिर्फ सॉल्यूशन जो होंगे वो 0 से 2 पाई तक क्या करने, रिस्ट्रिक्ट करने। तो जल्दी से बता दो, 0 से 2 पाई तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा एक तरह से, कह सकते हैं? yes Yes, sir. तो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो कितने आएंगे जल्दी से। इसने बोले थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एंगल भी अब निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने आंसर आएंगे। बताओ, अगर साइन एक्स 1 है और साइन एक्स हाफ आ रहा है तो कितने आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से 2 पाई तक? 4 So 2. 4 आएंगे पक्का? आराम से सोचो, आराम से। 0 से लेकर कहां तक थे? 2 पाई तक। अच्छा 1 बताओ कहां तक, कहां पे होगा बताओ। 1 sin 90 90 पर. अच्छा, और 2 कहीं पाई पे होगा? 2 पाई 2 पाई। 2 पाई पे क्या होगा भाई, याद है आपको? मैंने टेबल ऐसे बनवाया था, साइन की वैल्यू 0, कॉस की साइन की वैल्यू तो यहाँ 0 होती थी, यहाँ 1 होती थी, यहाँ 0 होता था और यहाँ -1 होता था, राइट? तो साइन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? 0, और एक तो 90 पे होगी, यानी इसके तो आ गया 90। और कहीं पे होगा क्या? नहीं ना, सिर्फ एक ही आएगा ना इससे, इससे तो एक ही आएगा। और 1/2, 1/2 बताओ। So 30 पर. 30 पर, और कहां पर? बस एक ही आएगा, और भी तो, और कहां आएगा? एक तो 30 पे, ठीक है, एक तो हो गया x की वैल्यू 30 यानी π/6, और कहां पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो रखोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था पाई माइनस करते हैं यार, yes sir Yes, sir. ये वैल्यूज आएंगी ना, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, सभी को आया समझ में? तो कितनी वैल्यूज आई? 3 सॉल्यूशन आए सिर्फ, कितने हैं? 3, 4 नहीं आएंगे, क्योंकि 1 तो सिर्फ एक ही जगह होगा ना, क्लियर है? yes sir किसी को बेटा डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसे बोल दिया, एक और कर लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने इन इंटरवल 0 से लेकर 5 पाई दे दिया इस बार, और क्या दे दिया? sin 2x माइनस का 2 cos x प्लस का 4 sin x इक्वल टू 4। इसके निकालने कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो सबसे पहले क्या करें? sin 2x का फॉर्मूला लगा दें। yes Yes, sir. क्या लिख दें? 2 sin x cos x माइनस cos 2x प्लस का 4 sin x, और 4 को भी लेफ्ट साइड पे ले आओ। अच्छा देखो, फैक्टराइज हो जाएगा ही, मतलब या तो सब में से कुछ कॉमन आ जाए, सब में से वैसे 2 कॉमन है, ले सकते हैं हम 2 कॉमन, और सब में से और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो पेयर वाइज लेके हो जाएगा ना सॉल्व। इन दोनों में से कुछ कॉमन है और इन दोनों में से, और कॉमन लेके आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा। तो अगर मैंने 2 cos x कॉमन लिया पहले वाले में से, पहले दो में से, तो क्या बचेगा? sin x माइनस 1, राइट? और प्लस का Yes, 4 sir. कॉमन लिया तो क्या बचेगा? sin x माइनस 1। yes 1 ठीक है, तो भाई sin x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर cos x की वैल्यू क्या होगी? -1/2 आएगी ना, -1/2 आएगा या कुछ और आएगा? -2 आएगा, -2 नहीं आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि 2 cos x प्लस 4 को 0 रखोगे तो cos x इक्वल टू आएगा -2, क्योंकि -4 डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इग्नोर कर दें, है ना? ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये क्लियर है? Yes, 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 sir. अब क्या करें इसके बाद? अब क्या करें? अब इसके बाद sin x की वैल्यू सिर्फ 1 आई है ना, Yes, sir. yes तो कहाँ पे होगी 1? अब लेकिन इंटरवल कहाँ है? अब हमें 1 तो पता है बहुत जगह पे होता है, लेकिन हमें लेना कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ 0 से लेकर 5 पाई। और मैंने आपको याद होगा ये टेबल इसलिए बनवाई थी, ये ध्यान है, sin x मैंने कहा था सिर्फ यहीं पर ही 1 होता है, और मैंने कहा था ये वाला जो एंगल होता है कैसा होता है याद है? 4n + 1 था या -1 था, याद है? +1. plus 1 sir और π/2 है ना, तो मैंने कहा था ऐसे एंगल होंगे, n की वैल्यू पुट करते जाओ। तो n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो π/2 आ गया पहला, तो n की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू π/2 आ गई। फिर सेकंड, n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूंगा तो बताओ क्या आएगा? 5 π/2।
ठीक है, और Yes, और sir. n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा 9 पाई बाई 2 है ना। अब आपको दिख रहा होगा 9 पाई बाई 2 4.5 पाई हो गया, क्योंकि अब अगर 3 लोगे n की वैल्यू इंटीजर ही ले सकते हो, तो ये तो आगे चला जाएगा है ना, तो इससे ज्यादा नहीं आएगी, राइट। तो यही 3 मेरे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशंस। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सभी को आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए, इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x और -4 इक्वल टू 0 हैज और ऑप्शन दिए हैं, लेट्स से इनफाइनाइट रूट्स, मतलब इस कह रहा है इनफाइनाइट रूट होंगे इसके, बी है नो रियल रूट, मतलब x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सी है एग्जैक्टली वन रूट, एक ही आएगा, और डी है लेट्स से एग्जैक्टली 4 रूट्स ले लेते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो रियल रूट, एग्जैक्टली वन रूट, या एग्जैक्टली, अच्छा मैंने वन रूट लिखा है, वन कौन सा, रियल लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 4 रियल लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं लिखूंगा 4 रूट्स तो उसका मतलब स्पेसिफाई नहीं करा मैंने कि रियल है या इमेजिनरी, तो अगर आपके इमेजिनरी आते हैं तो उनको भी काउंट करोगे। तो क्वेश्चन में अगर कभी ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा था कितने रूट हैं, तो अगर इमेजिनरी वाले भी पॉसिबल है तो वो भी लिख दोगे, ठीक है। ऊपर में क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि साइन एक्स जो कॉस एक्स होते हैं उनमें जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, वो एक्स की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे रियल लो या इमेजिनरी, इमेजिनरी पे तो निकाल ही नहीं पाएंगे, राइट। तो आपको पता होगा जब साइन एक्स डिफाइन होता है उसमें एक्स जो होगा बाय डिफॉल्ट वो तो रियल ही होना चाहिए, राइट। ये तो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो तो अब सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करें। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो सही, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा तो हुआ है साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, लेकिन ई की बार में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात हमने देखा यहाँ पर माइनस पावर है, तो माइनस पावर है तो एक काम करते हैं, जो भी अजीब सा लिखा है उसको लेट ही कर लो, कुछ क्या मान लें, ई की बार साइन एक्स को कुछ मान ले, पहले क्या मान लें बताओ, T. पी मान लें, पी मान लेते हैं चलो। तो क्या बन गया, पी माइनस पी की पावर क्या हो जाएगा, -1, ऐसे लिख सकते हैं, Yes, क्योंकि sir. ई की पावर माइनस साइन एक्स का मतलब हो गया, क्योंकि जो p है वो आपका है e की और साइन एक्स, और इसकी भी पावर अगर -1 रेज कर देंगे तो e की और माइनस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होता है ना, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा, p की और -1, और इक्वल टू में चल रहा है, जो माइनस में चल रहा है 4 इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्या आएगा, p -1 बाय p -4 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है क्वाड्रिक बन जाएगा ये, समझ यस आया? सर, Yes, sir. अब आपकी क्वाड्रिक कुछ ऐसी बनी है, इसकी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की सोचोगे होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके -1 ऐड करके -4 आएगा ही नहीं कभी, तो फिर इसको फिर डी वाले मेथड से निकाल दो। क्या आ गया पी की वैल्यू बताओ, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट टी क्या होगा, बी स्क्वायर -4 AC, 16 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय ट्वाइस ए, 2 आएगा। तो क्या आ गया, पी की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस माइनस 20 रूट 20 आएगा, रूट 20 में से 2 बाहर ले लो, तो √5 2√5 डिवाइड बाय 2, तो पी की वैल्यू भाई आ रही है आपकी 2, कॉमन लेकर काट भी दो, तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस का √5, ये आया। अब या तो यानी कि 2 प्लस √5 होगा या फिर 2 माइनस √5 होगा, ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा इन दोनों में से ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं ये पॉजिटिव है या इनमें से एक नेगेटिव है, सोच के बताओ। ये तो नेगेटिव है और ये Yes, पॉजिटिव है, sir. राइट। तो आपको पता है √5 की वैल्यू भाई 2 से तो बड़ी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये आपका नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब पी पर आते हैं, पी था कितना, पी कितना था भाई, e की पावर साइन एक्स था, तो आप कह रहे हो e की और साइन एक्स या तो 2 प्लस √5 होगा, या फिर आप कह रहे हो e की पावर साइन एक्स जो होगा वो 2 माइनस √5 होगा। क्लियर है, ये दो वैल्यूज आ गई। Yes, sir. अब e लिखा हुआ है और साइन एक्स निकालना है, पहले तो साइन एक्स निकलेगा फिर x निकलेगा, तो क्या करें बताओ। अगर यहां से मुझे साइन एक्स बताना है कि साइन एक्स कितना होगा, कोई बता सकता है कैसे बताएंगे, अगर e की बार हटाना है और साइन एक्स की वैल्यू बतानी है डायरेक्टली इससे, तो कैसे पहले लिखेंगे, लोग ले जाएंगे, वेरी गुड, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, कौन से बेस वाला, ln वाला, लॉग ई बेस है ना, क्योंकि e की पावर है, तो यहां पर मैंने लॉग ले लिया, तो ऐसे लिख दूं ln कितना बन जाएगा 2 प्लस √5 है ना, क्लियर है। Yes, sir. और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन एक्स और log e ln 2 माइनस, हाँ 2 माइनस √5 ln या log e लिख दो, ठीक है। अच्छा अब मैंने नोटिस करा कि log जो होता है वो डिफाइन ही तब होता है जब यहाँ पर जो ये आर्गुमेंट वाला पार्ट है जो log के साथ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव हो, तो 2 माइनस √5 तो अभी हमने सीखा था नेगेटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई,
इग्नोर करो इसे, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ठीक है, पॉजिटिव है तो यानी आ सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा लॉग ई बेस, अब मुझे पता नहीं है भाई इसका आंसर कितना आएगा, मेरे पास लॉग टेबल भी नहीं है यूज करने के लिए, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ। अब इसको कैसे करें, यहाँ पर हम अटक गए। तुम भी डरते हो ना, सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना, जुदा होने के ख्यालों से। ओके, साइन एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग 2 प्लस रूट 5, ठीक है। क्या लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू एल एन यानी लॉग ई बेस 2 प्लस रूट 5। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, मुझे याद भी नहीं है कि कैसे निकालूं मैं, लाइक कोई वैल्यू ऐसे साइन कॉस की तरह तो है नहीं कि जो आपने लर्न करी हो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, भटक गए यहाँ पर, क्या करें। तो थोड़ा सा सोचा, इसने ये बोले थे कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो अब इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि जब तक वैल्यू नहीं पता होगी तो बताए कैसे। तो जब तक वैल्यू नहीं पता होगी तो बता नहीं सकते हम डायरेक्टली ऐसे, तो हमने थोड़ा सा सोचा वैल्यू आएगी कैसे, ये सोचने के लिए हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है, बताओ रफली कितनी होती है ई की वैल्यू, 2.7 समथिंग होती है, राइट, इरेशनल नंबर है ना। और 2 प्लस रूट 5 कितना होगा, 2 प्लस रूट 5 2.7 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा ही होगा ना, ठीक है। यहां तक बेटा आया सभी को समझ में, ठीक है। हाँ बेटा आप अनम्यूट करके बताओ, आया बेटा सभी को समझ में, यस सर। ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि ln यानी कि log e बेस, और ये जो लिखा है 2 प्लस रूट 5, इसमें ये वाले वैल्यू जो है e से बड़ी है, मतलब जो बेस है उससे बड़ा है। अच्छा, अगर ऐसा है कि जिसका आप log ले रहे हो, मतलब ये जो बेस है लेट्स से 2 बेस है, तो 2 बेस 2 तो आपको पता है 1 होता है, राइट, क्योंकि 2 की 1 करने पे ही 2 आएगा। अच्छा, लेकिन अगर ऐसे लिख दूं 2 और यहाँ पे लिख दूं 3, तो ये आंसर जो आएगा 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये आंसर बस इतना बताना है। मतलब मुझे वैल्यू तो नहीं पता कि log 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा यानी 2 से बड़ा होता जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा 1 से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है, यस सर। यस सर। आपको ये बात समझ में आई कि ये जो वैल्यू है ये मुझे पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन ये कंफर्म है 1 से बड़ी है, ये बात समझ में आई। यस सर। तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो यानी कि कुछ साइन x इक्वल टू आपका कुछ ऐसा आ रहा है, 1 से बड़ा कुछ मतलब नंबर, तो यहाँ पर कुछ नंबर आ रहा है लेकिन वो 1 से बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल है कभी साइन x इक्वल टू 1 से कुछ बड़ा नंबर, ये पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी भाई नो रियल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। तो अब देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद आ जाएगा वैल्यू, बट और वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे, और जब निकालोगे तो आपको लगेगा यार ये तो शायद कुछ गड़बड़ करिए तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है, आपको मतलब इतना भी पता होना चाहिए कि अगर लॉग जो आप बेस ले रहे हो, बेस से बड़ा आपका आर्गुमेंट वाला पार्ट है, एक्स की वैल्यू अगर उससे बड़ी है, बेस से बड़ी है, बेस पे रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि 0 से कम नहीं ले सकते, 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, और 1 से बड़ा। तो अगर आपका जो बेस है वो अगर ई लिखा हुआ है और जो आपका जिसका आप लॉग निकाल रहे हो 2 प्लस रूट 5 वो ई से बड़ा है, तो आपका जो आंसर होगा वो कंफर्म होगा कि 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, और साइन एक्स का भी 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया नो रियल सॉल्यूशन। क्लियर है, यस सर। ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, बट ऐसे मतलब समझ में आना चाहिए कि इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, अच्छा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, डोमेन और रेंज के भी आ जाते हैं, लेट्स से ट्रिको में, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया डोमेन रेंज, वैसे आप सभी को पता है क्या होता है डोमेन रेंज, लेट्स से कुछ ऐसे दे दिया, क्वेश्चन है P इक्वल टू दे दिया किसी ने, ऐसे बोल दिया 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा। थीटा पर अगर मैं बोलूं डोमेन क्या है, तो थीटा तो कुछ भी पुट कर लो आंसर तो आ ही जाएगा, तो डोमेन तो कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन जो पूरा आंसर आएगा 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे अलग अलग तो पता है कि साइन थीटा कहां से कहां तक होता है, कॉस की वैल्यू भी पता है कहां से कहां तक होती है, तो अब इसका कैसे निकाले आंसर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको सिंगल उसमें लेके आओ, क्योंकि साइन भी लिखा हुआ है कॉस भी लिखा हुआ है, तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, इनको एक फॉर्म में ले आता हूं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में। तो कॉस को चेंज कर दें, cos का थीटा को मत करो।
क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरा आंसर? मेरा आंसर आ गया भाई, ये तो क्वाड्रिक बन गई है ना, माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का 4 साइन थीटा प्लस का 1। अब क्वाड्रिक में तुम्हें याद होगा मैंने सिखाया था जब क्वाड्रिक इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ाया था कि क्वाड्रिक इक्वेशन मैंने सिखाया था कि ग्राफ जो होता है कैसे टर्न करता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो एक तो मैंने बताया था टर्निंग पॉइंट जो होता है कैसे बताया था मैंने, याद है किसी को? एक तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने -b/2a और -d/4a, और एक मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम इतना होगा मिनिमम इतना होगा। तो इसको अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं इसका तो बताएगा कोई कैसे करूं? पहले तो माइनस साइन कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस का 1। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई बताएगा डायरेक्ट क्या लिखूं? साइन थीटा माइनस कितना लिखूं? साइन थीटा माइनस किसका स्क्वायर लिख दूं? 2 का। इस वाले का कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट जो होता था, यानी यहाँ पर साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है -4, उसका हाफ ले लो और होल स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कर दो। और फिर क्या करते थे आपको याद होगा, 2 का स्क्वायर माइनस भी करते थे और जो साथ में -1 लिखा है वो एज इट इज। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया भाई माइनस टाइम्स साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर। ये आएगा -4 -1 -5 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करके +5 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब ये आ गया। अब इसको देखकर मुझे बता दो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी। अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? अगर x -2 होता और x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती तो मैं कह देता कि x -2 का स्क्वायर मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक हो सकता है, और फिर मैं बता देता +5 करके कि मिनिमम मैक्सिमम क्या आएगा। पर यहाँ पर x नहीं लिखा, यहाँ पर तो साइन थीटा लिखा है, और साइन थीटा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई साइन थीटा -1 से +1 के बीच में ही रहता है या इक्वल भी हो सकता है। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होगी बताओ? और फॉर मिनिमम वैल्यू साइन थीटा कितना रखना होगा, कोई बताएगा? अच्छा आपका क्वेश्चन देखो है क्या, क्वेश्चन क्या बना है? 5 माइनस है ऐसे। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और आप यानी कि 5 में से अगर कुछ माइनस कर रहे हो स्क्वायर वाली चीज तो वो भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं होगा कि 5 प्लस बन जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ माइनस ही होगा। अब आपको अगर मैक्सिमम निकालना है आंसर तो आपका जो 5 माइनस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है? पर जो आप माइनस कर रहे हो, लेकिन जो आप माइनस कर रहे हो वो 0 भी कभी नहीं होगा। क्यों? साइन थीटा की वैल्यू 2 तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि साइन थीटा अगर 2 होगा तो तब 2 - 2 करके होल स्क्वायर 0 आएगा, तो वो वाला पॉसिबिलिटी भी इग्नोर हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू पहले सोचो कहां से कहां तक होती है। साइन थीटा होता है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -1 से लेकर +1 तक होता है ना। तो अब सोच के देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू आप -1 ले लेते हो, एक बार ले लो, चलो साइन थीटा की वैल्यू -1 ले ली, तो -1 लेने से क्या आएगा? -1 -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 5 - 9 आएगा, यानी कि -4 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा कितना लेना पड़ेगा? -1। तो आपका मिनिमम वैल्यू कितनी निकल आएगी? मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 9 -4 हो जाएगा। और मैक्सिमम के लिए आपको साइन थीटा की वो वैल्यू लेनी है जिससे कि कम से कम माइनस हो, तो 1 ले लो। तो 1 लेने से क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू? 5 - 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर, सिर्फ 1 ही माइनस होगा, तो कितना आएगा आंसर? 4। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -4। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, मतलब क्वाड्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हो गया इसमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तो जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो क्लियर है सभी को? ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आना चाहिए इसमें, कोई पैराबोला वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि तो साइन थीटा की फॉर्म में है ना, तो क्वाड्रिक वैसे वाला क्वाड्रिक नहीं है। ठीक है, अब लेट से आ गया, ऐसे पूछ लिया, रेंज पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेंज ऑफ fx दिया हुआ है, लेट से 1 डिवाइड बाय 4 cos x - 3, 4 cos x - 3 दे दिया, इसका बोल दिया रेंज बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा ये तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, न्यूमरेटर में लिखा होता तो बहुत इजी होता था। cos x -1 से 1, 4 cos x -4 से +4, और -3 कर देते तो -7 से लेकर +1 तक आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन ये तो 4 cos x -3 लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 cos x -3 ही निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक होगा, जो मैंने करा भाई। cos x आपका कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक है। 4 cos x कहां से कहां तक होगा? -4 से लेकर +4 तक होगा। और 4 cos x में -3 भी कर दिया, तो दोनों साइड पे -3 करोगे तो -7 से लेकर 4 - 3 1 तक हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप रेसिप्रोकल कर रहे हो। तो अब इनइक्वालिटी में देखो कुछ बातें क्या होती है ध्यान रखनी होती है।
इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो -7 का रेसिप्रोकल कर दो और 1 का रेसिप्रोकल कर दो और हो गया। बीच में आप एक चीज ऑब्जर्व करो, -7 और 1 के बीच में एक चीज 0 भी आती है ना। अब 0 जो होगा, 0 का उल्टा करने पर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये बात समझ आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बीच में 0 है उसके लिए आपको पहले इस इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा कि -7 से जब 4 cos x -3 0 से जब क्या है छोटा है और -7 से क्या है बड़ा। एक तो ये केस बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा जब 0 से बड़ा है 4 cos x -3 और 1 से क्या है छोटा। ऐसे बनाने पड़ेंगे दो केस। क्लियर है ये? ठीक है। Yes. ये दो केस मैंने इसलिए बनाए क्योंकि बीच में जो 0 है वो इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा। अगर ये होता माइनस से माइनस ही होता तो फिर 0 आता ही नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि बीच में 0 आ रहा है तो इस तरह से सेपरेट करो पहले, फिर क्या होगा। अब रेसिप्रोकल कर दो। अब जब रेसिप्रोकल करोगे तो कोई बताएगा क्या आएगा लेफ्ट साइड पर। अच्छा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होगा? Yes, sir. इनइक्वालिटी का साइन क्या फ्लिप होगा? होगा भाई। क्यों होगा? जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होता है, जब माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो भी होता है। उसका रीजन है, मैं आपको कहता हूं कि -2 -3 से बताओ क्या है, बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दिया -1/2 -1/3, अब क्या हो गया बताओ? अब तो -1/3 छोटा बड़ा हो गया ना, तो फ्लिप करना पड़ेगा। ये रीजन है। तो इनइक्वालिटी भी फ्लिप इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ये? अब ऐसे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या -1/7 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताओ? अब 0 का उल्टा करने पे ग्रेटर देन क्या होगा बताओ? क्या लिखें? इंफिनिटी। वेरी गुड, इन्फिनिटी भाई। और ऐसे इसका कर दो, ऐसे इसका कर दो, क्या आएगा? 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब यहां पर हो जाएगा ऐसे 1/4 cos x -3 और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका रेंज समझ में आया कहां से कहां तक होगा? रेंज क्या होगा बताओ? पहले आ रहा है आपका बताओ रेंज क्या लेंगे इसमें? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी भाई, नहीं गड़बड़ करी, ठीक है ठीक है। बताओ क्या होगा रेंज? अच्छा इसमें एक गड़बड़ हुई है, सोच के बताओ क्या गड़बड़ करी है मैंने। यहां पर मैंने क्या लिखा देखो, ये अजीब नहीं लग रहा कि मैंने क्या लिख दिया? 0 का उल्टा इन्फिनिटी तो लिख दिया, लेकिन मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ऐसा हो सकता है कोई चीज ग्रेटर देन इन्फिनिटी? No, sir. No, sir. तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। यहाँ पर साइन क्या आएगा पता है क्या आएगा साइन? क्योंकि आपका आंसर, क्योंकि जो आपकी Equal वैल्यूज to- थी ये वाली, equal to नहीं नहीं ये नहीं इक्वल नहीं आएगा। देखो देखो पहले ये वाली जो वैल्यू है 4 cos x -3, इसको आपने रेस्ट्रिक्ट करा था कहां से कहां तक? -7 से लेकर 0। -7 से 0 इंक्लूड नहीं है, और अगर माइनस वाली वैल्यू होगी नहीं तो कंफर्म है ना। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी ना, और नेगेटिव जो होता है वो इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब पॉजिटिव कैसे हो सकता है? और इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो साइन आना था वो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? क्योंकि जो सारी -7 तक 0 तक जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव है। तो 0 से थोड़ी सी जो छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव वाली, उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है? तो आपका जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक आया? रेंज कहां से कहां तक आया? -इन्फिनिटी से लेकर आया -1/7। इंक्लूड करना है? हाँ करना है। यूनियन कहां से कहां तक? यूनियन अब आ रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें इन्फिनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 से बड़ा कुछ ले रहे हो तो वो तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। उसका रेसिप्रोकल करने पे फिर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला आएगा। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, अगर आपने कोई वैल्यू 0 से कम थोड़ी सी कम ली, जैसे ऐसे ली माइनस का 0.0000000001, अब अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, 10,000 पता नहीं कितना रहा है, 10 लाख जो भी 1 करोड़ लिखा हुआ है इसका उल्टा करने पर, लेकिन माइनस वाला ही आएगा। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से बड़ा। लेकिन अब यहां पर आप क्या कर रहे हो? 0 से बड़ा ले रहे हो, तो 0 से बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा, तो उसका रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? ठीक है अभी? Yes, तो डोमेन रेंज का थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे तो इन बातों को ध्यान रखो। ऐसे नहीं है कि -7 और 1 लिखा है और आपने उल्टा करके बस बोल दिया कि -1/7 से 1 तक, ऐसे खत्म हो गया। ऐसे नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. अभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा एक और लिख लो जनरल सॉल्यूशन के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उसमें एक फॉर्मूला और लिख लो। अगर ऐसा आ जाता है sin² x = sin² y, तो फिर क्या होगा? x = क्या होगा? जैसे मैंने sin x = sin y का लिखवाया था,
अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आ जाए, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई आ जाए, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, इन तीनों के क्या होंगे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, बस इतना होगा। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन अलग से लिख लो, क्या होगा एन पाई प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस वाई, ये लिख लो कि अगर आपका साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आ जाए, या कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई आ जाए, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई आ जाए, तो इन सब के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो यही होगा, बस x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। वो जो तीन मैंने लिखवाए थे उनको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब रूट लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि जब रूट लोगे तो आपका ऐसा आएगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, फिर दो बार अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वो ना करके हमने डायरेक्टली एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, यही आएगा। ठीक है, क्लियर है? प्लस माइनस का मतलब Yes, प्लस sir. लेकर भी सेम आएगा आंसर, माइनस लेकर भी सही आएगा। ठीक है, फिर एक चलो करवा देता हूँ इससे। मान लो क्वेश्चन आ गया, सॉल्व, क्या दिया हुआ है, 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर दो, इसे बोलो किसको चेंज करें, cos को या sin को? Fine. साइन को, चलो साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 cos स्क्वायर एक्स, और ये उधर जाएगा तो आ गया 1, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको रूट, अच्छा देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा है कि अगर स्क्वायर लिखा हो तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है, रूट वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। अब लेने को तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि cos स्क्वायर अगर x इक्वल टू 1 है तो मैं इसके दो सॉल्यूशन बना दूंगा, क्या cos x 1 भी कर दूंगा और cos x माइनस 1 भी कर दूंगा, और दो आंसर निकाल दूंगा, उनसे जो आंसर आएगा वो लिख दूंगा, है ना। लेकिन आप एक सिंगल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, क्या अब आपको पता है 1 कहाँ पे होता है cos की वैल्यू, सबसे पहले कहाँ होती है, जो पहली वैल्यू होती है वो लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे होती है, 0 पे, Yes, sir. तो 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब कहां पे, ये आपका x हो गया एक तरह से, ये y हो गया, तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू, बताओ क्या लिखूं, n पाई प्लस माइनस का क्या लिख दूं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है भाई, नहीं y So y zero. कितना है, 0 0 ठीक है, तो यानी कि बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई, राइट, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, क्लियर है, Yes. समझ में आया? Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. अच्छा एक गड़बड़ होगी भाई, हमारा 4 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 चल रहा था, मैंने cos स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई, 4 भी तो आएगा साथ में, बताया नहीं किसी ने, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 4 तो मिस ही हो गया, गायब ही हो गया, 4 भी तो लिखना था, यहाँ पे 4 भी लिख लो, फिर क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आया है, तो यानी कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू आया आपका 1/4। अब कहाँ पे होता है cos की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 कहाँ पे होता है cos स्क्वायर कितना लिख दो एंगल, 1/2 कहाँ पे होता है cos, So 60 पर. 60 होता है π/3, Yes. ठीक है, तो हो गया, x इक्वल टू क्या लिख दो, n पाई, मैंने कहा था प्लस माइनस क्या y, बस इतना लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं वैसे लेके करता कि 1/2 और -1/2 तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आता, हाँ क्योंकि उसमें तो cos x में आपको याद होगा ऐसे लिखते थे ना, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू क्या लिखते थे 2n पाई प्लस माइनस y, ये लिखते थे ना, तो आंसर यानी कि उसमें दो अलग आएंगे, 2n पाई प्लस y या माइनस y, इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, पर जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, जैसे आपको याद होगा मैंने साइन के लिए बताया था, यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर ये वाला एंगल ऐसा कुछ होता है, 4n क्या बोला था प्लस 1 पाई/2, ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो 4n माइनस 3 पाई/2, मैंने कहा था ये दोनों बात सही है, तो लिखने का तरीका है वो, तो क्लियर है, Yes, sir. Yes, तो sir. दोनों आंसर फिर ठीक होंगे, कुछ उसमें रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कहीं आप सोचो हमारा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है और सर ने कहा था ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब अगर आप n की वैल्यूज लेकर वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर क्या आएंगे आपके, सेम ही आएंगे, मतलब जो एंगल्स होंगे वो जनरल सॉल्यूशन सेम ही आएंगे, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, यहां तक बेटा किसी को डाउट, No, sir. No, sir. ठीक है, अब आता है कुछ एक आधा लाइक लेट्स से हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेट्स से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ लेट्स से, ये आई थिंक मतलब जो आपने 10th तक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में वैसा ही है, लेट्स से कुछ ऐसे बोल दिया किसी ने, द एंगल ऑफ एलिवेशन
of a stationary cloud from a point 250 meter above the lake, एक लेक है उससे 250 मीटर ऊपर हमने क्या करा, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया, इस क्लाउड का कितना बन रहा है, इस 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, लेक में जो रिफ्लेक्शन बन रही है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसी पॉइंट से इज लेट्स से 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, मैंने कह दिया फाइंड करो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी है अबव द लेक। कौन सी हाइट, अबव द लेक, लेक से ऊपर कितना है। तो सबसे पहले तो इसने, जिस बच्चे ने इसका फिगर बना लिया मतलब पूरा ढंग से, तो मतलब सोच लो 70-80% क्वेश्चन खत्म ही हो गया, फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन होती है और कुछ होता ही नहीं। तो अगर फिगर ढंग से बना लोगे आप तो क्वेश्चन खत्म है। तो फिगर बनाने के लिए आपने सोचा पहले कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेक से 250 मीटर आप ऊपर खड़े हो, पहले एक लेक सा बना लो मतलब इमेजिनरी। तो लेट्स से ये आपका लेक है, ये तो मैं वैसे ही लाइक बना रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसी तरह से बनाना है, जो समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसा। तो लेट्स से 250 मीटर आप ऊपर खड़े हो यहाँ पर, लेट्स से पॉइंट मान लिया ए, इस पॉइंट से आपने क्लाउड को देखा और ये क्लाउड का लेट्स से एंगल ऑफ सी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना बोला था 30 डिग्री, कितना दिया था 30 डिग्री बोला था। फिर बोला था इसी पॉइंट से उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन इन द लेक, लेक के अंदर रिफ्लेक्शन मतलब लेट्स से ये जैसे लेक है तो इसकी रिफ्लेक्शन लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन में एक लॉजिक तो आपको पता होगा कि जैसे मिरर में आप देखते हो तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी दूर इमेज दिखती है, राइट, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी लेट्स से मैंने मान लिया एक सी पॉइंट, सी डैश मान लिया नीचे, और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनेगी, और ये एंगल कितना दिया हुआ आपको 45 दिया हुआ, राइट। हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो बनते हैं वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। और हमें कॉन्सेप्ट पता है कि रिफ्लेक्शन का जितना ऊपर है लेक से क्लाउड उतना ही रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 250 है तो ये भी 250 हो गया, इसको हम क्या मान लें, x मान लें, और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, जो अननोन है उनको ऐसे मान लिया x और y, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा कितना हो गया, x प्लस 250 हो गया। तो ये नीचे वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस 250. ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये समझ में आना चाहिए कि क्यों लिया ऐसे x प्लस 250। लग ना रहा हो वो तो हमने फिगर बनाया रफ, तो x प्लस 250 ही होगा लॉजिकली। अच्छा, अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक में 30 और एक में 45 दिया हुआ है, तो 10 लगा देते हैं, क्योंकि 10 इसलिए क्योंकि 10 में आपका परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है, मतलब ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। हाइपनेस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो अननोन वेरिएबल्स हैं या जो नोन वैल्यूज हैं वो हमारे परपेंडिकुलर और बेस में ही दी हुए हैं। तो एक बार 1030 भी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, और एक बार 1045 भी लगा लेते हैं। तो 1030 बता दो क्या आएगा, 1030 इक्वल टू क्या लिखूं, y अपॉन x या x अपॉन y, X upon Y. ठीक है। और 1045 बेटा क्या लिखूं, 1045 की वैल्यू क्या लिखूं, X plus 500 over Y. वेरी गुड, सभी को क्लियर बेटा, क्योंकि 250 दो बार आगे 500 हो गया, और x है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और डिवाइड बाय बेस आपका क्या है y, ठीक है। तो 1045 की तो वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो यानी y इक्वल टू डायरेक्टली आ गया x प्लस 500, और यहाँ से क्या आ रहा है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन y, तो y की वैल्यू आ गई √3x। x किसकी वैल्यू पुट करें, हमें निकालना क्या, x निकालना है, y भी निकाल सकते हैं बट y की जरूरत नहीं है, तो y नहीं निकालता मैं, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी है x प्लस 500 इक्वल टू √3x। तो x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं इधर, तो x कॉमन लेके बचेगा √3 - 1 इक्वल टू 500, तो भाई x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 500 डिवाइड बाय √3 - 1। आंसर हो सकता है पेपर में जो ऑप्शन दिए हो वो रैशनलाइज करके दिया हो, तो इसको रैशनलाइज कर दो जनरली, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वगैरह नहीं लिखते रैशनल। तो क्या आ गया आंसर, 500 √3 + 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2। तो क्या आ गया आंसर 250
ब्रैकेट में √3 + 1 क्या मीटर। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को? यस सर। शबी बेटा आप क्या कह रहे हो? सर जितना ऊपर लाइक उतना नीचे इमेज कैसे होगा? अगर हमारी लेक, क्या लिखा है आपने, छोटी हुई, लेक छोटी हुई। बेटा एक चीज समझो, शीशा आप चाहे छोटा सा ले लो, उसमें अपनी इमेज तो देख ही सकते हो। लेक बड़ा है, लेक बेटा बड़ा है या छोटा, उससे क्या मतलब है? अगर आप इतना सा भी मिरर लेते हो, उसमें इमेज नहीं दिख जाएगी? सर तो फिर डेप्थ कम होगी तो फिर दोनों का वो साइज कैसे सेम होगा? एक मिनट, लेक की डेप्थ से मतलब ही नहीं है। लेक एक तरह से क्या कर रहा है, एक रिफ्लेक्शन का एक वो बन गया, सोर्स बन गया। उसमें लेक कितना नीचे या कितना ऊपर, उससे तो मतलब ही नहीं है ना बेटा। सर आप तो फिर मुझे एक चीज सोच के बताओ, लेक का जो ऊपर वाला सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है सिर्फ। तो ये जो मैंने बनाया, ये विजुअलाइजेशन है कि इस तरह से बनेगी। मतलब हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन, हम ऐसे नहीं है कि एक्चुअली वो नीचे उतना ही नीचे एक्चुअली बन, मतलब जो इमेज हम ले रहे हैं, आपने वो पढ़े होंगे ना रिफ्लेक्शन के लॉज वगैरह, है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो उसमें ये जो इमेज बन रही है, ये हमें अपीयर होगी, मतलब ऐसा नहीं कि असली में बनेगी। ये बात तो आपको क्लियर है? ठीक है, ये ठीक है। जैसे मिरर है, जब आप मिरर को देखते हो तो मिरर के अंदर डेप्थ कितनी, उससे कोई फर्क पड़ता है कि मिरर मोटा था पतला था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब जितना आप पीछे खड़े हो, जितना आप मिरर से पीछे खड़े हो, उतना ही दूर आपको इमेज दिखाई देगी। बात क्लियर है? यस सर, ओके सर। तो ये वो वाला डिस्टेंस है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इमेज मिरर के ऊपर बन गई तो वो तो उसी के ऊपर बन गई, ये सर ने नीचे क्यों ले लिया ऐसे, या मिरर मोटा था पतला था, या जो लेक था उसकी डेप्थ कितनी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इमेज अपीयर होगी हमें, उसकी हमने डिप्रेशन बोला है। क्लियर है? मेरे इसमें पर नजदीक भी फील होती है, हालांकि जो चीज होती है वो दूर होती है। अगेन क्या बोल रहे हो? मिरर में हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। ये प्लेन मिरर की तरह से एक्ट करेगा ना जो इमेज बनेगी। ये कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाला नहीं है, नॉर्मल लाइक मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ठीक है, इतना टेक्निकलिटीज नहीं लगानी। अब मान लो कई बच्चे क्या होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं ऐसे कि भाई ऐसे कैसे, उतना नीचे क्यों होगा, और थोड़ा पास भी हो सकता है, डेप्थ कितनी है। बेटा इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि वो क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट फिर मान के चलो, अगर नहीं दे रखा है तो सिंपल सा लॉजिक जो होता है प्लेन मिरर वाला, वही लगाओगे इसमें। ठीक है, नहीं तो तुम्हें बोलेगा वो कुछ चीजें। क्लियर है? ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में मतलब ये चीज अंडरस्टूड होती है कुछ चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने देखे काफी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी बातें तो बताई नहीं उसने, स्पेसिफाई भी नहीं करा, बताया नहीं, तो हम कैसे मान लें। तो बेटा सारी चीजें हो सकता है नहीं दी हो, लेकिन जो कॉमन जो कंडीशन होती है या जो कॉमन परसेप्शन होता है वही फॉलो करना होता है। ठीक है, क्लियर? सभी को बेटा आए यहाँ तक समझ में? यहाँ तक सभी को आए समझ में? चलो अब आता है आईटीएफ स्टार्ट करते हैं आज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स वर्ड आ गया सबसे पहला। तो हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हम साइन कॉस लिखते हैं वो एक फंक्शन होते हैं। लेकिन उनका अगर इनवर्स निकालना है तो मुझे एक चीज बताओ सोच के, अगर एक फंक्शन एफ एक्स आर टू आर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या चलो आर टू आर की जगह हमने रेंज जो फिक्स कर दिया कहां से कहां तक, मैंने कह दिया -1 से 1। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन बताओ मुझे 1 1 है और ऑन टू है, बताओ जल्दी से। क्या 1 1 है ये फंक्शन? यस और नो भाई? भाई बिल्कुल भी 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 1 जो है 90 पर भी आएगी, 90 के बाद आगे एंगल पर भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो आपने डोमेन आर लिया ना, तो बहुत सारे एंगल्स होंगे जहां जहां पे 1 आएगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। नहीं है 1 1। और 1 1 के लिए तुम्हें याद होगा मैंने कौन सा रूल बताया था, याद है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, किसी को याद आ रहा है? यस सर। वैसे तो मैंने ऐसे कहा था कि fx1 इक्वल टू fx2 ले लो, और अगर ऐसा लेने से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है सॉल्व करके, तो आप कह दो कि 1 1 है और कुछ नहीं आता। तो और फिर मैंने कहा था अगर चलो वो नहीं पता, अगर वैसे टेस्ट नहीं करना, तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर आपको पता लग जाएगा कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को वो कट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि y की वैल्यू फिक्स करने पर x की बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, यानी कि एक y के लिए बहुत सारे x हैं, तो फिर वो 1 1 नहीं है। ठीक है, और फंक्शन को टेस्ट करने के लिए होता था वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि आपने फंक्शन के लिए ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन बनाई और वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है,
तो ये 1 1 तो नहीं है, वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक ही बार कट करेगा, तो यानी फंक्शन तो है। अब ऑन टू बता दो क्या है, ऑन टू है या नहीं फंक्शन जो मैंने लिखा है। यस तो ऑन टू का मतलब होता था जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यही रेंज है या ये कोडोमेन होगा सिर्फ? इसको मैं कह सकता हूँ कि ये यही मेरा रेंज है, नो कह सर। सकते हैं ना? क्यों नहीं कह सकते भाई? एक मिनट एक मिनट एक से मिनट। कह सकते हैं सर। अरे यार -1 से 1 के बियॉन्ड कहाँ जाएगा ये ग्राफ, बताओ तो सही भाई। जो आपका सर वो तो कोडोमेन है वही मानते तो। हैं कि -1 से 1 तक जाएगा, दैट्स द ग्राफ। नहीं 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 नहीं, साइन एक्स अगर मैंने लिखा है r इक्वल्स टू r से -1 से 1, तो -1 से 1 जो वैल्यूज हैं साइन एक्स की, वो सारी की सारी उनके लिए, उन वैल्यूज के लिए कुछ ना कुछ x की वैल्यूज होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा कि कोई वैल्यू कवर ही नहीं हुई? बताओ मुझे। ऑन टू का मतलब तो ये होता था ना, ऑन टू का मतलब होता था यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है -1 से 1, इन सब के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज का मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए। तो x की वैल्यू उस r में होगी, हाँ होगी भाई। कोई भी आप मुझे वैल्यू दे दो, एक से ज्यादा होंगी, बल्कि मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी है तो भी है तो सही ना। क्या बात समझ में आई? सर वैसे डोमेन पर डिपेंड करता है कि रेंज कैसी होगी साइन की। हाँ, तो मैंने डोमेन अगर r लिखा है तो यानी कि मैंने तो एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज ले ली। मतलब अगर मैं कहता हूँ 190 पे होगा तो 90 रियल में आता है, हाँ आता है, रियल नंबर में आता है। 90 के अलावा कहाँ पे होगा? 5π/2 पे भी होगा, तो 5π/2 भी r में आता है, तो ठीक है। तो यानी कि बेसिकली कंडीशन तो ये थी ना कि सिर्फ -1 से 1 जो ये वैल्यूज आपने लिखी है कोडोमेन में, ये सारी वैल्यू लिंक होनी चाहिए किसी ना किसी x से जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो। तो आप इसका डोमेन ग्राफ को देखकर ही बता सकते हो यार ये तो हर जगह जा रहा है। तो हर जगह मतलब पूरे एक्स एक्सिस को अगर कवर कर रहा है तो सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव वाली रियल नंबर्स जो होंगे एक्स, उन सबको कवर कर रहा है। तो उन सब के लिए जो मेरा आंसर है वो -1 से 1 सारी प्री इमेज होंगी मेरी, एग्जिस्ट करेंगी। हाँ, तो -1 से 1 तक जितनी भी वैल्यूज आप रेंज में लोगे या कोडोमेन में लोगे, उन सभी के लिए मेरे पास प्री इमेज है, मैं बता सकता हूँ। एक से ज्यादा है बल्कि, तो क्यों मना क्यों करा भाई? क्लियर है? यस सर। यस सर। जिसको, हाँ बेटा कोई बोल रहा था जिसको नहीं आया बेटा, आया समझ में अब? यस सर। ठीक है। तो भाई ऑन टू की कंडीशन होती थी कि जो कोडोमेन में वैल्यूज लिखी हुई है -1 से 1, पहली बात ये फंक्शन है, हाँ है, वेल डिफाइंड है। फंक्शन नहीं होने के लिए तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देखते, तो अगर एक एक्स से दो y आ जाते तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो फंक्शन तो है ही, हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन तो है। अब फंक्शन 1 1 हो नहीं हो, ऑन टू हो या नहीं हो, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे जो पूछा तो आपको पता लग गया कि यार ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। यस सर। अब आपको ये बात पता है कि अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नो सर। नो सर। नहीं करेगा। तो अगर इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम साइन इनवर्स एक्स तो लिख देते हैं, हम तो लिख देते हैं ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस फंक्शन को पहले 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो इस फंक्शन को एक काम करता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर इसका डोमेन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है, इस अगर मैं बोलूँ इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं कहूंगा नहीं करेगा। फिर कोई बच्चा कहेगा सर साइन इनवर्स एक्स तो होता है, तो फिर वो तो करता है एग्जिस्ट। तो मैं कहूंगा वो करता है लेकिन उसमें जो डोमेन और रेंज है वो एडजस्ट करी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो साइन एक्स है उसको दोबारा रीडिफाइन करता हूँ। क्या डिफाइन करता हूँ? ऐसे लिखता हूँ, जो एफ एक्स था साइन एक्स, उसको क्या लिखूं बताओ? -π/2 से +π/2, और जो रेंज है वो कर दिया -1 से 1। अब सोच के बताना, अब मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूं तुम्हें, मतलब अगर लाइक देखकर तो पता नहीं लग रहा होगा तुम्हें। अब देख रहा हूं, ग्राफ देखना इसका, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है ना, ऐसे चलता है। और पीछे भी कर देता हूं क्योंकि -π/2 लिया मैंने, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये मैंने लेट से ले लिया π/2 प्लस का, और ये ले लिया मैंने -π/2। ठीक है, एंगल, और ये वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू -1 है। अब मैंने ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां तक? सिर्फ ग्राफ का मैंने ध्यान देखना, मैंने कौन सा पोर्शन लिया है ग्राफ का, सिर्फ मैंने ये वाला पोर्शन लिया है क्योंकि मैंने डोमेन जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया मैंने ग्राफ का। तो इस ग्राफ को देखकर सिर्फ इतना लेना है, मतलब बाकी सारा उड़ा दो, मतलब ये सब हटा दो, ये बेकार का बना दिया मैंने, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इस ग्राफ को देखकर बता दो, ये अभी भी साइन एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन आपने डोमेन एडजस्ट कर दिया। आपने बोल दिया कि भाई जो आपको डोमेन लेना है, एक्स की वैल्यूज लेनी है, वो सिर्फ -π/2 से +π/2 तक ही लेनी है, और कुछ नहीं लेनी। तो ग्राफ इतना ही बनेगा, बस रुक गया ये। ठीक है, तो अभी भी लेकिन स्टिल फंक्शन तो है ही, जो फंक्शन की बेसिक कंडीशन होती है उनको तो पूरा कर रहा है, तो फंक्शन तो है। और मैंने रेंज भी लिख दिया, रेंज कह रहा हूं, कोडोमेन भी लिख दिया। अब देखकर बताना क्या ये 1 1 है? यस है भाई, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूं तो हर बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। मतलब
जो वैल्यू 1 होगी वो 1 सिर्फ π/2 पे होगी, अब कोई और वैल्यू नहीं बता सकते आप। ये बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। अब ये 1 1 हो गया, और ऑन टू तो पहले से ही था, तो अभी भी ऑन टू है। ऑन टू इसलिए क्योंकि -1 से 1 तक जो वैल्यूज हैं उन सब के लिए आपके पास -π/2 से लेकर x π/2 तक एग्जिस्ट करता है। और आपको ये बात पता होगी कि जो साइन होता है वो नेगेटिव -π/2 से 0 तक सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज दे देगा तुम्हें, जो भी -1 से 0 तक होती हैं, और 0 से π/2 तक सारी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जो -π/2 से 0 है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही है एक तरह से, तो फोर्थ में सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो मतलब -1 से 1 जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी कवर हो जाएंगी। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ आ जाएगी सारी, नेगेटिव वैल्यू सारी यहाँ कवर हो रही है। तो यानी कि पूरा का पूरा ये रेंज भी मतलब इसका कोडोमेन के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो अब इसका इनवर्स में कह सकता हूँ एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स के लिए मैंने बोला था तुम्हें क्या होता है जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर अब मैं f इनवर्स x डिफाइन करूंगा तो f इनवर्स जो होगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा? अब डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से +π/2। π/2। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर आपने जो ऐसे लिखा है इसको तो फिर सर ऐसे भी लिख सकते थे कि ये मतलब sin इनवर्स x, ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मैं कहूंगा रेंज क्या होगा? ये होगा -π/2 से +π/2, और डोमेन होगा -1 से 1। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो मैंने लिया था सिर्फ π/2, मैंने लिया -π/2 से +π/2, ऐसे लिया मैंने ग्राफ का सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन लिया, -π/2 से +π/2, और मैंने कह दिया वो 1 1 भी ऑन टू भी है। अब मैंने एक और बना दिया प्लेट से, मैं ये भी तो ले सकता था, सिर्फ मैं ग्राफ का ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, इसमें भी मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएंगी? -1 से 1 तक आएंगी, सारी वैल्यूज कवर होंगी। और आपका ये फंक्शन जो मैंने जहां तक शेड किया है, कहाँ से कहाँ तक करा है पता है मैंने? ये करा है मैंने π/2 से लेकर 3π/2 है ना, ये पाई है, ये आपका 2 पाई। तो ये जो π/2 से लेकर मैंने 3π/2 तक शेड करा है, इस वाले ग्राफ में भी जो मेरा ग्राफ है ये 1 1 और ऑन टू होगा फंक्शन। यस सर। तो अगर मैं ग्राफ को ऐसे लिख देता भाई कि π/2 से लेकर 3π/2 और कह देता -1 से 1, अभी भी ये फंक्शन क्या है? 1 1 है, हाँ है, ऑन टू है, हाँ वो भी है, तो इसका भी इनवर्स होगा फिर तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जब इसका इनवर्स लिखोगे उस इनवर्स में -1 से 1 से π/2 से 3π/2 हो जाएगा आपका रेंज, है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग आ रहा था, यहाँ पर कुछ अलग आया, तो ये ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन अब क्या होगा भाई, साइन इनवर्स एक्स जब लिखेंगे और बात करेंगे तो हमें तो रेंज एक ही रखना है ना, है ना, नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगी, तुम्हें लगेगा तुम अपना ले रहे हो π/2 से 3π/2, मैं अपना ले रहा हूँ -π/2 से +π/2, तो मेरा भी ठीक है तुम्हारा भी ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल रेंज में मतलब जैसे होता है ना, तुम वो करते हो लेंथ की यूनिट मेजर करते हो, सेंटीमीटर, मीटर, बहुत सारी होती हैं। कोई हैंड स्पैन पहले लेता था तो बहुत सारी यूनिट होते थे, उन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, भाई मीटर लेना है। तो मीटर में जब बोलते हैं तो भाई अमेरिका वाला बंदा भी समझ जाता है, इंडिया वाला बंदा भी समझ जाता है, सब समझ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंसिपल रेंज बना दिया भाई, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल रेंज बना दो, तो उन्होंने क्या फिक्स कर दिया? प्रिंसिपल रेंज जो है वो फिक्स कर दी साइन इनवर्स एक्स के लिए, क्या? -π/2 से +π/2, जो पहले वाला था ना वो फिक्स कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? वो कुछ नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मीटर बना दिए एक यूनिट, भाई बनाना था, कुछ एक वेट लिया मीटर, मतलब एक स्केल लिया और बोल दिया उसको मीटर बोल दिया, और कह दिया भाई ये स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 kg कुछ एक वेट लिया होगा, उसको कह दिया 1 kg और उसको कह दिया स्टैंडर्ड यूनिट है, अब उसके कंपैरिजन में नापते रहो सारा। तो यहाँ पर भी ऐसी भाई रेंज, प्रिंसिपल रेंज बोल दिया कि -π/2 से +π/2 ही लेना है और कुछ नहीं लेना, ठीक है, क्लियर है। तो पेपर में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या साइन इनवर्स एक्स का रेंज इनमें से क्या होगा, ऑप्शन लिखे होंगे, तो उन ऑप्शन में से देखकर मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, चलो एक पोल कंडक्ट कर देता हूँ। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैन बी, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे दिया 0 से π, फिर मैंने बोल दिया बी ऑप्शन दे दिया π से 2π, सी ऑप्शन दे दिया 3π/2 से 5π/2, और डी दे दिया इनमें से नन ऑफ दीस। तो पोल कंडक्ट कर रहा हूँ, सबको पोल में बताना है, देखता हूँ किस किस को आया समझ में। एक मिनट बोलना नहीं, एक मिनट, हाँ ये सारे क्लोज है बेटा, सारे क्लोज ब्रैकेट है। पोल लॉन्च कर दिया मैंने, बोलना नहीं किसी को भी, ठीक है। पोलिंग मीटर में अपनी चॉइसेस जो है ऑप्शन टाइप कर दो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। मैंने बोला रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनमें से क्या हो सकता है,
रेंज बोला मैंने, प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं बोला। रेंज ऑफ साइनस एक्स कैन बी, इनमें से ये क्या क्या हो सकता है। अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट भी चलो ठीक है, बस इतना ही है। मल्टीपल वैसे करेक्ट भी हो सकता है, तो एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दो अब तो, कोई बात नहीं, मैं लिख दिया ऑप्शन, डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चलो करेक्ट नहीं है, ये बता दिया मैंने, एक ही ऑप्शन ठीक है इसमें से, कोई और ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, होगा तो एक ही होगा, डी होगा तो डी होगा, ए होगा तो ए होगा, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। काफी कम सर बच्चों ने हो आंसर दिया सकता बेटा। है। क्या मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, आप ये कह रहे हो? ये ठीक है, मल्टीपल करेक्ट होता है तो तुम्हारा जो मन कर रहा है पहले ऑप्शन टाइप कर दो, मैं कह रहा हूँ नहीं है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, जो लग रहा है ना तुम्हें होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों नहीं। सॉरी सर, नहीं होगा वो, पाई डोमेन में है। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझना पड़ता है, आ जाता है फिर समझ में। तो इसलिए कभी भी रश मत करा करो, आराम से समझो, लेकिन टाइम लिमिट भी होता है भाई, तो अपनी स्पीड भी तुम्हारी होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जल्दी से देख के चीजों को समझ पाओ। बेसिक अच्छी तरह से क्लियर होंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो लिंक ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोल दिया प्रिंसिपल रेंज बोलना अलग है, रेंज अलग है। रेंज मतलब क्या हो सकता है, तो रेंज तो बहुत सारी हो सकती है, मैंने बोला था। प्रिंसिपल रेंज सेट कर दिए, तो ये वर्ड याद रखना जब भी आप पढ़ते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें प्रिंसिपल का मतलब जो आप लर्न करते हो, साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का, वो ही लिखोगे और कुछ नहीं। और ज्यादातर वो क्वेश्चन उसी से पूछेगा, प्रिंसिपल रेंज से रिलेटेड ही पूछेगा, पर अगर ऐसा भी आ गया क्वेश्चन तो ये मैंने पूछ लिया और इसका आप आंसर दो। चलो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। ओके, शेयर कर दिया मैंने रिजल्ट। दो ऑप्शन में टाई हुआ है भाई, और जो दो ऑप्शन टाई हुए हैं, कई बच्चों को लग रहा है पाई से लेकर 2 पाई, तो बेटा आंसर करेक्ट होना चाहिए ये वाला आंसर रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों? उसका रीजन, जिनको फर्स्ट और भी फोर्थ ऑप्शन भी कई बच्चों को लग रहा है, अच्छा फोर्थ ऑप्शन इसलिए लग रहा होगा कि सर ने दो रेंज तो दिखा दिए थे, एक तो -π/2 से +π/2, और एक सर ने ऐसे कह दिया था π/2 से लेकर 3π/2, ये दोनों रेंज दिखाए थे, इनमें से तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो उन्होंने भाई जल्दी से फटाफट डी पर टाइप कर दिया। सर डी देखो नहीं बेटा, है। डी क्यों नहीं होगा समझो ना, देखो क्या होता है, जो आपका फंक्शन है, मैंने कहा था ग्राफ बना लेकर, देखो ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ग्राफ आपको आना चाहिए बनाना। ग्राफ आपका ऐसा है ना, साइन का, पहले साइन का ही बना लेता हूँ। साइन का ग्राफ कुछ आप ऐसे बनाते हो, बार बार लाइक रिपीट होता रहता है। तो ये आपका π/2 होता है, ये आपका 3π/2 होता है, ये आपका 5π/2। अब इस मैंने लिखा है 3π/2 से लेकर, पहले चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट तो मैंने बोल दिया, तो मेरे दिमाग में पहला ऑप्शन तो सी तो नहीं आएगा ना डायरेक्टली, पहले मैं 0 से पाई को एनालाइज कर लेता हूँ। भाई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए पहली बात तो वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ये मैंने आपको दिखाया था अभी शो करके। तो ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, तो पहले सबसे लिखा है 0 से पाई, तो 0 से पाई पर ले लो, 0 से लेकर पाई रहा, तो 0 से पाई में कोई बताएगा मुझे क्या ये 1 1 है इस पोर्शन में? नो सर, नो सर। नो इस वाले पोर्शन में साफ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो 2 बार टच कर जाएगा। या बात आपको समझ में भी आ रही होगी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है पॉजिटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, तो दो दो जगह पे हो सकता है। तो इस वाले को तो मैंने क्या कर दिया भाई, इग्नोर, नहीं हो सकता ये, सर इसका 1 एक 1 ही और नहीं भी हो है, सकता है कि नॉट 1 सर 1। इसका एक और भी हो सकता है कि डोमेन भी नहीं है। क्या नहीं है इसका? इसका डोमेन भी पूरा नहीं, -1 to 1। -1 से 1 पूरा नहीं आएगा, हाँ यस बिल्कुल सर। ठीक है। नहीं लेकिन ठीक है, मतलब साइन एक्स वो तो मैंने डोमेन जो रेंज है, मतलब जो वैल्यूज हैं वो तो चलो मैं एडजस्ट करके ऐसे बोल दूंगा कि 0 से 1 तक ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वैसे नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज होती है वो -1 से सारी 1 होती है, सारी नहीं आ रही है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 1 1 भी नहीं है और सही कह रहे हो, ऑन 2 भी नहीं है। अच्छा तो ये बना हो गया डायरेक्टली। अब क्या आया, पाई से लेकर, दूसरा ऑप्शन क्या था, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में भी यही बात आ गई, पाई से 2 पाई में भाई सारी नेगेटिव वैल्यूज आ गई, तो ये भी गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव तो आया ही नहीं। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 3π/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि सर ने ऐसी तो समझाया था कुछ, कि ग्राफ में अगर सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज कवर हो रही हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल रेंज की तरह से, मतलब प्रिंसिपल रेंज नहीं, रेंज की तरह एक्ट कर सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। पहले पार्ट में आपका फंक्शन 1 1 भी है चेक, और ऑन 2 भी है भाई चेक, डबल चेक हो गया, तो ये आपका रेंज की तरह से आप ले सकते हो साइन और एक्स का। क्लियर है? यस सर। सभी को आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है,
तो अब याद रखने हैं आपको किस किस के, सभी के, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स सारे याद होने चाहिए। जैसे चलो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिख दूं जल्दी से, साथ में फिर उसके इन्वर्स के लिख दूंगा, दोनों याद होने चाहिए आपको। तो पहले लिख देते हैं डोमेन किसका, sin x, cos x, tan x। देखता हूं तुम्हें याद भी है नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बताए थे शायद सारे, sec x, cot x। तो चलो डोमेन रेंज कर रहे हैं, पहले डोमेन फिर रेंज। RF मतलब रेंज, DF मतलब डोमेन। तो sin x का डोमेन बता दो जल्दी से क्या होता है। -1 नहीं नहीं यार, डोमेन डोमेन, इनवर्स का नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ sin x का पूछ रहा हूँ। R कुछ भी ले लो, cos x में भी R, भाई कुछ भी ले लो, आंसर तो आएगा। और रेंज कहां से कहां तक आता है, -1 से लेकर 1 तक आता है। इसमें भी -1 से 1 तक आता है। ये जर्नल वाले ले रहा हूं मैं, नॉर्मल। tan x जो होता है उसका क्या होता है, उसका जो डोमेन होता है वो क्या नहीं आता भाई, सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन π/2 के मल्टीपल नहीं आने चाहिए, ऑड वाले। तो मैंने कल बताया था, शायद याद हो आपको, 2n + 1 π/2। याद है, क्वेश्चन भी करा था जिसपे आया था ये, याद आ रहा है। और रेंज क्या होगा, अच्छा 2n + 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब y एक्सिस, अगर देखो y एक्सिस में स्पेसिफाई नहीं करते हो आप कि ऊपर वाला y या नीचे वाला y, तो फिर ऐसे लिख दोगे 2n + 1 π/2। क्लियर है। यस सर। Okay? और वैसे स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो कि ऊपर वाला या नीचे वाला कौन सा नहीं होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए, तब मैंने आपको बता दिया कि 4n + 1 लिख दो ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए लिख दो 4n - 1 या 4n + 3, एक ही बात है। अच्छा, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो भाई tan x का आपको पता है हर रियल नंबर आता है, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जो भी है सारी वैल्यूज, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी सब आते हैं। क्लियर है। cot x का भी क्या होगा, cot x का भी r जो होगा, रेंज होगा वो तो r ही होगा, लेकिन उसका डोमेन क्या होगा, cot x कहां पे नॉट डिफाइंड होगा बताओ। cot x की वैल्यू कहां पे नॉट डिफाइंड होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, मतलब x एक्सिस पर या y एक्सिस पर, x एक्सिस पे ना, क्योंकि x एक्सिस पे आपका साइन 0 हो जाता है, और साइन जहां पे 0 होगा तो वहां पे cot नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x एक्सिस के लिए फिर क्या लिखते हैं पता है, n पाई, क्या लिख देते हैं, n पाई, मतलब n पाई मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, वो सारे 2 पाई वाले आपके राइट में आएंगे पॉजिटिव x एक्सिस पर, और 3 पाई, पाई, 5 पाई सारे लेफ्ट पे आ जाएंगे, वो सारे आपने इग्नोर कर दिए, हटा दिए। फिर आता है cosec x। तो cosec x का बताओ डोमेन क्या होता था, cosec x का डोमेन बताओ। cosec x में आपका एंगल जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर sin 0 आता है। sin 0 कहां पे आता है, 0 यानी कि cot वाला ही होगा बिल्कुल, यानी कि x एक्सिस पर होता है ना 0, राइट। क्लियर है। Yes, और sir. sec क्या होगा, sec का बिल्कुल वही होगा जो tan का होता है, कि 90 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि sec और tan हो गई सेम डोमेन, और cosec और cot हो गई सेम डोमेन वाले। ठीक है, अब आता है रेंज। cosec x और sec x आपको पता है, -1 और 1 तो आ सकते हैं, या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। ग्राफ भी बनाया था याद है, यू शेप। Yes, sir. तो cosec x का जो रेंज होगा वो क्या होगा, आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो -∞ से लेकर 1, सॉरी -1 क्लोज ब्रैकेट और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, याद है किसी को, मैंने कहा था -1 से 1 जो मैंने यहाँ पे माइनस किया है उसमें मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं बनाया, क्योंकि अगर क्लोज ब्रैकेट बनाकर माइनस कर दोगे फिर तो आप ये कह रहे हो कि 1 और -1 भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे Yes. क्लोज बनाया मैंने, यहाँ पे क्लोज बनाया क्योंकि मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसका भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम सेम ही रहते हैं दोनों के, या फिर ऐसे लिख दो r - -1 से 1। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज फंक्शंस की। अब आता है इनवर्स ट्रिगो का। तो इनवर्स ट्रिगो में आते हैं भाई आपका साइन इनवर्स आता है, प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे जब मैं रेंज लिखूंगा, प्रिंसिपल रेंज, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec, sec और cot। तो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डोमेन और रेंज, तो यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहा हूँ, तो डोमेन क्या होगा, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो चलो डोमेन बताओ, पहला साइन का क्या होगा, -1 से 1, Yes, और sir. प्रिंसिपल रेंज हमने सेट करा था -π/2 से लेकर +π/2। 5/2. ठीक है, 10 की भी यही लिख दो, बस ओपन ब्रैकेट करके लिख दो, क्यों, क्योंकि भाई π/2 पे नॉट डिफाइंड होगा, बाकी तो ठीक है। और cosec का भी यही लिखोगे क्लोज ब्रैकेट करके, लेकिन एक पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे, कौन सा बताओ, 0. वेरी गुड, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अच्छा, एक वैल्यू को अगर इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू को, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे जो सेट वाले होते थे। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब ऐसे आता है कॉस का। कॉस का रेंज होता है 0 से पाई। 0 से पाई क्यों डिफाइन करा, क्योंकि कॉस की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो 0 से लेकर पाई तक सब आ जाएगा।
और डोमेन तो वही रहेगा -1 से 1। और इसी तरह से सेक का जो रेंज है और कॉट का जो रेंज है वो कॉस से ही आ जाएगा। कैसे? कॉट में बस ओपन इंटरवल बना दो 0 से पाई, क्योंकि 0 और पाई पर नॉट डिफाइंड हो जाता है कॉट, उसके लिए ओपन इंटरवल बना दिया। और सेक के लिए क्लोज बनाया, लेकिन कौन सा पॉइंट हटा देंगे बताओ? तो पाई बाय 2। वेरी गुड, पाई बाय 2 हटा दिया भाई, ठीक है। और 10 का 10 का तो बताइए आपको, जो रेंज होता था वो इस बार डोमेन बन जाएगा, तो वो आर होगा, हर कुछ आएगा। कॉट का भी आर आएगा। अच्छा, कॉसेक और सेक क्या नहीं आते थे याद है? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, -1 से 1, है ना? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। क्लियर है? यस ठीक है, सभी को आया समझ में? यस यस तो Yes, अब लेट्स यस अब कुछ इन्वर्स लिखोगे ना, बेसिक फार्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। क्या? जैसे अगर लिख रहा है साइन इनवर्स, अच्छा पहले एक चीज मिसकंसेप्शन, कुछ बच्चों को लगता है साइन इनवर्स x लिखा है तो उसका मतलब ऐसे है 1/sin x, रॉन्ग है। क्या बात क्लियर है? या ये भी नहीं होगा, कहीं लगे साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये भी नहीं है साइन x की पावर -1, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, साइन इनवर्स x एक फंक्शन है पूरा का पूरा। मतलब बेसिकली हुआ क्या, आपको आपने ये पढ़ा होगा जब मैंने इनवर्स फंक्शन समझाया था। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x जो लिख रहे हैं, उसमें एंगल क्या है और जो वैल्यू जो -1 से 1 है वो क्या है? तो बेसिकली हुआ क्या है, जो इस बार पहले साइन एक्स में जो एक्स एंगल होता था और साइन एक्स का आंसर पूरा वैल्यू आता था -1 से 1 के बीच में, इस बार क्या हो गया, एक्स आपका वैल्यू बन गया -1 से 1, और ये जो पूरा आंसर आएगा ये आपका एक एंगल आएगा। क्लियर है? और कहां से कहां तक आएगा एंगल? -π/2 से लेकर +π/2। तो यानी कि उल्टा हो गया, मतलब ये साइन एक्स जब आप लिख रहे हो तो उसका मतलब इनवर्स लिखने का मतलब ये नहीं कि वो जो -1 लिखा है तो उसको आप एल्जेब्रिक में जो एल्जेब्रा या एक्सपोनेंट में जो -1 लिखते थे हम पावर में, वो लिख दो। तो उसकी तरह से रिलेट नहीं करना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि साइन एक्स जो होता है वो तो 1/sin x की तरह से, नहीं, रॉन्ग है। हाँ, अगर ऐसे लिखा है sin x की बार -1 तो ये ठीक है, 1/sin x, ये ठीक है। ठीक है, तो वो जो sin x लिखा है वो फंक्शन है, वो उसको ऐसे रिलेट नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? yes, यस अच्छा, दूसरी बात अगर मान लो ऐसा लिखा है, कुछ फॉर्मुलाज हैं तो वो याद रख लोगे तो ठीक है, बेटर है, नहीं तो कई जगह परेशानी हो जाती है। जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स -x लिखा है और x कोई पॉजिटिव वैल्यू है लेट्स से, तो इसको फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा और ऐसे लिख दूंगा। जैसे एग्जांपल लिया, साइन इनवर्स किसी ने दे दिया -1/2। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला अगर हमें नहीं भी पता तो भी निकाल लेंगे, कैसे? मुझे पता है साइन इनवर्स जो है अगर -1/2 लिखा है तो साइन, सबसे पहले मैंने देखूंगा -π/2 से +π/2 के बीच में एंगल रहेगा इसका। और अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है साइन, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, या फिर फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। अब थर्ड या फोर्थ में जाना है एंगल लेना है हमें, नहीं ना? क्योंकि ये जो आंसर होगा ये तो मुझे पता है -π/2 से सिर्फ π/2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अब इसको मैं दो तरह से सोच सकता हूँ कि -π/2 से 0 और यूनियन 0 से π/2। अब मुझे पता है भाई यहाँ तो नहीं होगा एंगल ये, क्योंकि -1/2 तो यहाँ आएगी नहीं वैल्यू। हाँ, लेकिन साइन की वैल्यू मुझे पता है, साइन की वैल्यू नेगेटिव पर नेगेटिव ही होती थी, तो यानी कि नेगेटिव एंगल पे आएगी। तो 1/2 कहाँ पे होता है? π/6 पे होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी भाई -π/6। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर तो इतना ना सोच के मैंने क्या करा, मैंने एक फॉर्मूला लर्न कर लिया कि भाई साइन इनवर्स में अंदर आपका नेगेटिव एंगल लिखा है कुछ, तो आप माइनस साइन बाहर ही निकाल दो बस, और फिर सॉल्व कर दो। यस सर। क्या आएगा? तो माइनस साइन इनवर्स आपका क्या था, साइन इनवर्स लेट्स से -1/2, तो आपका आंसर आ गया हाफ बन गया पॉजिटिव। और अब आपको पता है साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है? 5/6 तो π/6 और बाहर नेगेटिव है, तो आपका आंसर डायरेक्टली -π/6 आ गया। तो Yes, ये sir. नेगेटिव जो बाहर निकालते हैं ये किस किस के लिए चल जाता है? साइन Sin, इनवर्स, cos और वेरी गुड, साइन में चल जाएगा, कॉस में नहीं बेटा, कॉसेक में चलेगा, yes, और टेन में चलेगा, इन तीन में चलेगा, माइनस बाहर आ जाएगा। और ओवर में पाई माइनस करके आएगा। वेरी गुड। अच्छा, वो जो पाई माइनस करते हैं उसके पीछे लॉजिक है ना? ऐसे नहीं कि वैसे लिख दिया। जो कॉस इनवर्स लिखते हैं, सेक इनवर्स लिखते हैं, या फिर कॉट लिखते हैं, इन सभी में क्या होगा? पाई माइनस करके आएगा। पाई माइनस क्या? कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये पता इसलिए किया है ताकि जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज, वो एडजस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कॉस में आपने माइनस साइन बाहर निकाल दिया, पहले बात तो आएगा नहीं, अगर बाहर निकाल भी दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता था वो 0 से पाई होता था, पॉजिटिव वैल्यू होती है एंगल की। तो अगर माइनस साइन बाहर निकाल दोगे फिर तो वो नेगेटिव वाला एंगल दे देगा आपको। तो इसलिए आपने एडजस्ट करने के लिए, पाई से कम करने के लिए पाई माइनस करके ऐसे एडजस्ट कर दिया, और वो वैल्यू आपको वही देगा जो प्रिंसिपल रेंज में होगी। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ऐसे पूछ लिया मैंने, साइन इनवर्स 31 पाई बाय 6, बता दो क्या होगा इसका आंसर। अच्छा सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, साइन के साथ एंगल लिख दिया, यहाँ तो आपका ऐसे होएगा, सॉरी 31 पाई बाय 6 ना लेकर ऐसे ले लो, 31 साइन 31 पाई बाय 6। अब बताओ, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनवर्स से और जो साइन है वो काट देते हैं, ऐसे कहते हैं कि वो इनवर्स है और साइन है तो काट दो, ये गलत है। मतलब कभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो ऑलवेज एक्स नहीं होगा भाई, ये रॉन्ग है। अगर आपने कह दिया साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के इक्वल है, ये ऐसा नहीं होगा ऑलवेज, ऐसा नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी। तो आपको क्या करना है, जो साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आपको पता है, ये जो भी लिखा है, ये आपका आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहेगा। तो उसको लाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, ये जो साइन 31 पाई बाय 6 है इस पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। निकाल सकते हैं? कोई ब्रेक करेगा इसे? भाई 31 पाई बाय 6 को कैसे ब्रेक करें, एंगल बताओ। देखो कैसे करते हैं ब्रेक, देखो 31/6 पाई को भूल जाओ, 31/6 डेसिमल में बताओ कितना आएगा रफली। 5 पाई प्लस 5 पाई 5 पाई प्लस 5 पॉइंट समथिंग आएगा और 5 की ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू 6, तो मैं 5 पाई प्लस लिख सकता हूँ ना, 5 पाई प्लस कितना पाई बाय 6 लिख दो, ठीक है ये आएगा 31 पाई बाय 6, ब्रेक कर लिया। अब आपको पता होगा पाई प्लस 5 पाई प्लस 3 पाई प्लस, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये एंगल हमारा फर्स्ट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती थी याद है? नेगेटिव। तो आ गया माइनस का, ऐसा आ गया। फिर आपको ये पता है माइनस आ रहा है तो माइनस साइन बाहर निकाल दो, तो माइनस साइन बाहर निकाल दिया। अब साइन इनवर्स क्या आ रहा है, साइन पाई बाय 6 बाहर आ गया। अब आपको ये भी पता है कि ये जो वैल्यू आएगी अब तो हटा सकते हैं ना, अब तो सिर्फ -π/6 लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये आपकी प्रिंसिपल रेंज में आ गई है, बस ठीक है, क्लियर है? तो जब तक Yes. प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ जाता एंगल, एडजस्ट करोगे ऐसे, क्लियर? Yes, sir. यस। किसी को डिफिकल्टी बेटा यहाँ तक? नो सर। सभी को आया समझ में? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो मैंने जो प्रिंसिपल रेंज समझाया, साइनस कोसिनस टेंजेंस सभी को बेटा याद होने चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए, आगे नेक्स्ट क्लास में करोगी तुम्हारी मंडे को, तो मंडे को कंटिन्यू करेंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले अपना ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बेटा रिवाइज कर लो, ठीक है? ओके, यस सर, चलो थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। सर मीटिंग एंड मत करना। हाँ हाँ पता है यार, वो मैं भूल गया था लास्ट टाइम, ठीक है।